हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और आज भी हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहला सम सिखाया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 था। आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट बुक्स है, वो होगा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर है 57 पे। तो देखो क्या लिख के दिए, तो लिख के दिए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मीरा एंड माधव प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ठीक है, तो मीरा और माधव नाम के दो पार्टनर्स थे, और उन लोगों के लिए हम लोग को ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाने बोला और उनका बैलेंस शीट बनाने बोला। डेबिट बैलेंस लिख के दे, अमाउंट लिख के दे, क्रेडिट बैलेंस लिख के दे, अमाउंट लिख के दे। डिस्कस करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहला लिख के दिए स्टॉक 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग डेट हो गया, इसलिए कौन सा स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। और ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा। डेटर्स, असेट्स, बिल्स रिसीवेबल, असेट्स, परचेसेस, ट्रेडिंग, रिटर्न्स। अब देखो यहाँ पे रिटर्न्स लिख के दिया है, बट इसका पैसा डेबिट में लिख के दिया, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको रिटर्न लिख के दिया रहेगा, रिटर्न्स, तो ध्यान देने की बात है कि अगर उसका पैसा डेबिट में लिख के दिया रहेगा तो वो सेल्स रिटर्न होता है। अगर वो क्रेडिट में लिख के दिया रहेगा ना, तो परचेस रिटर्न होता है। अब बोलेंगे सर, परचेस रिटर्न तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, और जो सेल्स रिटर्न होता है वो तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। तो ये उल्टा कैसे हो गया, उल्टा। आपको ऐसा समझाता हूँ, देखो। आपने कोई चीज़ बेची है, आपने कोई चीज़ सेल किया है, और सेल करने के बाद कस्टमर प्रोडक्ट अगर वो वापस आपको लाके देगा, तो वो आपके पास इन होगा कि आउट होगा। तो आपके पास इन हो जाएगा, आपके पास आएगा। तो रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास आएगी, तो आपको उसको क्या करना है, डेबिट करना है। इसलिए सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाए। अब इसी का उल्टा परचेज रिटर्न का पैसा क्रेडिट में क्यों लिख के दिया रहता है, कि मैंने कोई चीज़ परचेस किया है, और जब मैं इसको रिटर्न करूँगा, तो वो मेरे पास से आउट होने वाला है, तो मेरे पास से जाने वाला है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जो चीज़ अगर मेरे पास से चली जाएगी, उसको आपको कहाँ पे लिखने का, क्रेडिट में। इसलिए इसका पैसा क्रेडिट में है। और एक प्लस माइनस का भी फंडा है, तो वैसा भी मैं नहीं बताता हूँ, तो वो ज़्यादा प्रो लेवल वाला। फिलहाल आप लोग ऐसा याद रखो कि जब भी आपको क्वेश्चन में रिटर्न्स लिख के दिया हो, और क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं हो कि वो सेल्स रिटर्न है कि परचेस रिटर्न, तो आपको हमेशा उल्टा काम करना है। अगर जो डेबिट में लिख के दिया रहेगा, जो डेबिट में लिख के दिया रहेगा उसको सेल्स रिटर्न करके ट्रीट करेंगे, और जो क्रेडिट में लिख के दिया रहेगा उसको परचेज रिटर्न करके ट्रीट करेंगे। बस ये चीज़ याद रखनी। ठीक है, तो ये जो रिटर्न्स लिख के दिए सेल्स रिटर्न हो गया, इसलिए ट्रेडिंग में जाएगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में। मोटर मोटर व्हीकल, असेट्स, जनरल एक्सपेंस पीएनएल, एक्सपोर्ट ड्यूटी पीएनएल। आपको ऐसा बताते चलो कि ये आइटम डेबिट में क्यों आ रहा है, क्रेडिट में क्यों आ रहा है। तो मैंने आपको ट्रेडिंग में कौन कौन सा आइटम आता है, पीएनएल में कौन कौन सा आइटम आता है, बैलेंस शीट में कौन कौन सा आता है, इन डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया, प्लीज वो चेकआउट कर लेना, आपको समझ में आ जाए। बस मैं मोटा मोटी यहाँ पे आपको ये आइडिया दे सकता हूँ कि फैक्ट्री में लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा वो ट्रेडिंग में आएगा। फैक्ट्री से अलावा बाकी जो भी खर्चा होगा वो सब पीएनएल में आएगा। पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स आ जाएगा। तो जहाँ पे जिसका मतलब नहीं समझेगा मैं समझाऊंगा, तो वरना ऐसा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इससे। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट रीड करो। तो मोटर व्हीकल असेट्स हो गया, जनरल एक्सपेंस पीएनएल हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पे आएगा, पीएनएल में आएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि जब आप लोग प्रोडक्ट को सेल करते हो, जब आप लोग प्रोडक्ट को सेल करोगे, सेल, तो सेल करने का मतलब होता है कि जब आप लोग उसको एक्सपोर्ट करोगे, आउट ऑफ इंडिया में जाके जब सेल करोगे, तो आपको उसके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया। तो जो भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस रहता है वो कहाँ पे आता है, पीएनएल के डेबिट में आता है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट, पीएनएल में क्यों आएगा,
क्योंकि ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है, तो एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तो ये P&L में आएगा। फॉर 3 इयर्स लिख के दिया विद इफेक्ट फ्रॉम, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है, तो आपको इसके ऊपर डॉट मारना पड़ेगा। तो जब भी किसी भी इन्फॉर्मेशन के नीचे अगर ऐसा अंडो-गुंडो कुछ भी डेट अगर लिख के दिया है, तो समझ जाना कि इसके अंदर या तो कुछ माइनस करना पड़ेगा या तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो पहले उसके ऊपर डॉट मार लेना है। फिर है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में लगने वाला खर्चा है, और ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चा रहता है वो कहाँ पे आता है? P&L में आता है, इसलिए P&L का डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट लिख के ड्राइंग, तो ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। लीज होल्ड प्रीमाइसेस ये असेट्स में आएगा। कैश एट बैंक असेट्स, फर्नीचर असेट्स। तो इस तरह हमने डेबिट बैलेंस को पूरा रीड कर लिया। अब रीड करते क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट liabilities, bills payable, liabilities, creditors, liabilities, sales, trading credit, सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट में आता है टॉप पे। आउटस्टैंडिंग रेंट, अब देखो बच्चों लोग ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट एक एडजस्टमेंट भी होता है, और आउटस्टैंडिंग रेंट आपको ट्रायल बैलेंस में भी लिख के दिया रहेगा। अगर आपको आउटस्टैंडिंग रेंट ट्रायल बैलेंस में लिख के दिया और उसका पैसा क्रेडिट में, सॉरी हमेशा क्रेडिट में रहेगा, सॉरी क्रेडिट और डेबिट में भी हो सकता है। अगर उसका पैसा क्रेडिट में लिख के दिया रहेगा तो ये लायबिलिटीज में जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है कि आपको रेंट पे करना बाकी है, तो ये रेंट आपको आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। और जो गागा होता है वो क्या होता है? लाला होता है, इसलिए वो लायबिलिटीज में जाएगा। अगर यही पैसा अगर डेबिट में लिख के दिया रहता तो आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है कि आपको रेंट मिलने वाला है, तो इसलिए फिर वो असेट्स में आ जाता है। तो ये उल्टा याद रखना, क्रेडिट में लिख के दिया रहेगा तो लायबिलिटीज करके ट्रीट करेंगे, अगर डेबिट में लिख के दिया रहेगा तो असेट्स करके ट्रीट करेंगे। अनपेड वेजेस जस्ट लाइक वैसे ही कि मेरा वेजेस पे करना बाकी है, तो आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, इसलिए लायबिलिटीज। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, परचेस रिटर्न, ट्रेडिंग के डेबिट में से माइनस कर देंगे परचेस में से। ठीक है, तो इस तरह मैंने सब कुछ बता दिया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। तो पहला एडजस्टमेंट लिख के दी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 32,000 का, तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम लोग डॉट नहीं मार सकते, आपको इसके लिए दो इफेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो पहला इफेक्ट किधर आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है, और दूसरा किधर आता है? असेट्स में आता है। फिर प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000, तो आपको डाउट है 2000 का, हमें तो हमेशा आपको डाउट किस पे होना चाहिए? डेटर के ऊपर होना चाहिए, इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है आर मेरी दीदी ये करके इसको ट्रीट करेंगे, इसलिए डेटर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? डॉट मारेंगे। क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वापस डेटर पे डॉट मारो @3%, इसका क्या करना है बाद में देखते हैं। वैल्यूड ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1,00,000। अभी क्या बाद में करता हूँ, बाद में बताता हूँ। फिलहाल आपको जहाँ पे भी लीज होल्ड प्रीमाइसेस नजर आ रहा है वहाँ पे जाके डॉट मार लो। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरा आउटस्टैंडिंग है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको जहाँ पे भी नजर आए वहाँ पे जाके डॉट मार लो ऐसा। ठीक है, तो इस तरह मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया, और मैंने बोर्ड पे फॉर्मेट भी पहले ही बना लिया। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट स्टेटमेंट। तो पार्टनर्स का नाम क्या है? मीरा और माधव, पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। मीरा एंड माधव, मीरा एंड माधव। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि फाइनल अकाउंट का जब भी हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो आपको एक हैबिट रखना है कि ट्रेडिंग में 4 आइटम आपको कंपलसरी 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 लिखना, मतलब उसका प्रेजेंटेशन, इस वे में आपको ट्रेडिंग अकाउंट को प्रेजेंट करना है। तो डेबिट में 2 आइटम पहले टॉप पे लिखने का है, और क्रेडिट में 2 आइटम, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस तरह आपको 1.5-2 मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा। तो पहले टॉप पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, फिर उसी के नीचे लिखेंगे टू परचेस माइनस परचेस रिटर्न, बस लिख के छोड़ देना। अब क्रेडिट में लिखो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक, बस हो गया। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी आपको फॉलो करना है तो कर लो। तो कैपिटल अकाउंट टॉप पे लिखना है आपको, और पार्टनर्स का नाम लिख के छोड़ देना। तो मीरा एंड माधव, बस। अब जैसा आपको क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसा हम लोग फॉलो करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक लिख के दिए 25,000, तो सीधा आउटर में, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं बोला रहेगा सीधा आउटर में आ जाएगा 25,000। नेक्स्ट डेटर्स, तो डेटर आएगा असेट्स में,
बट डेटर पे 2 डॉट है, इसलिए 3 से 4 जगह छोड़ेंगे। तो जितना डॉट मारेंगे, 1 डॉट के लिए 2 जगह याद रखो, तो आपको ईज़ी पड़ेगा। तो 2 डॉट के लिए 4 जगह, तो मैं यहाँ से 3 से 4 जगह छोड़ दूँगा। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल, तो इस पे तो डॉट नहीं, इसलिए सीधा बाहर 10,000। नेक्स्ट, परचेसेस, तो परचेसेस का वैल्यू आपको हमेशा इनर कॉलम में लिखने का है, क्योंकि इसमें से कुछ इसमें से रिटर्न माइनस करना पड़ता है ना, इसीलिए। तो 2,08,500। नेक्स्ट, रिटर्न्स, अब ये जो रिटर्न है, कौन से रिटर्न होगा? सेल्स रिटर्न होगा, इसलिए इसका पैसा सेल्स रिटर्न में जाके लिखेंगे 1000 क्रेडिट में, इनर कॉलम में। ठीक है। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कि मटेरियल को मंगाने का खर्चा। तो मटेरियल को मंगा रहा हो, तो मटेरियल यूज कहाँ पे करूंगा? फैक्ट्री में यूज करूंगा, इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि मटेरियल को बेचने का खर्चा, स्टॉक को बेचने का खर्चा, तो कस्टमर के घर तक माल को पहुंचाने के बीच में जो भी खर्चा होता है, तो ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस रहता है, इसलिए पीएनएल के डेबिट में। ठीक है, ये भी आउटर में जाएगा। मोटर व्हीकल असेट्स, तो मोटर व्हीकल, अब इस पर डॉट तो नहीं है, तो इसलिए सीधा बाहर। कितना है? 55,000। नेक्स्ट, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस पीएनएल में आएगा, तो पहले इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस। तो जनरल एक्सपेंस कितना है हमारा? 1,800, तो सीधा आउटर में 1,800। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी पीएनएल में आएगा। क्यों पीएनएल में आएगा? क्योंकि ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है। मतलब जब आप लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे, तो उसके ऊपर ड्यूटी पे करना पड़ता है, ड्यूटी मतलब टैक्स पे करना पड़ता है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस लिए पीएनएल में आएगा, 4,800, बट हिडन एडजस्टमेंट, इसलिए आपको अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो इस पे भी डॉट है, इसलिए इसको भी आपको अंदर लिखना पड़ेगा। कितना? 1,200। नेक्स्ट, ड्राइंग, तो पार्टनर्स कैपिटल, तो बीडी नहीं, टू ड्राइंग्स करके लिखेंगे, उसका जो वैल्यू रहेगा, तो 3,500 एंड 2,000। नेक्स्ट, लीज होल्ड प्रीमाइसेस। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, इस पर डॉट है, 1,10,000, इसलिए इनर कॉलम में। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक सीधा आउटर में 45,000। नेक्स्ट, फर्नीचर असेट्स 8,300, इस पे तो कोई डाउट नहीं, इसलिए सीधा बाहर हो गया। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज 5,000। नेक्स्ट, बिल्स पेबल 12,500। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स 68,000। नेक्स्ट, सेल्स ट्रेडिंग में 3,25,000, माइनस करके बाहर ले लेता तो याद आएगा 3,24,000। फिर सेल्स हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटीज में, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। नेक्स्ट, अनपेड वेजेस, अनपेड वेजेस 1,500। कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है? 75,000, 75,000। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न 1,000, तो माइनस करेंगे तो 2,07,500 हो गया। तो इस तरह मैंने
ट्रायल बैलेंस को पोस्ट कर दिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट देते हैं। तो हर एडजस्टमेंट का आपको हमेशा 2 इफेक्ट देने का है। तो सबसे पहले लिख के दे क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹32,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट क्या होता है? तो पहला इफेक्ट आता है ट्रेडिंग की क्रेडिट। तो ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाके मैं लिख दूंगा 32,000। पहले मेरे से ऑलरेडी मैंने नाम लिखा है, सिर्फ वैल्यू लिखने का। अब इसका सेकंड इफेक्ट असेट्स में आएगा। तो असेट में जाके लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक, सीधा आउटर में 32,000। हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट, कुछ नहीं था, एकदम बेसिक। अब उसके बाद लिख के दिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर 2,000 एंड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%। ठीक है, तो प्रोविजन कितना करने का है? 2,000 का प्रोविजन करने का है। अब इसका 2 इफेक्ट क्या होता है वो तो आपको पता रहेगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है आर मेरी दीदी है। तो आर मेरी दीदी का 2 इफेक्ट क्या होता है? डेटर में से माइनस करना होता है, एंड दूसरा इफेक्ट किधर आता है? पीएनएल के डेबिट में आता है, क्योंकि लॉस होता है। तो डेटर में से मैं माइनस करूंगा, लिखूंगा माइनस RDD 2,000। तो माइनस करके आएगा 78,500। तो RDD का फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट। तो पीएनएल के डेबिट में जाके लिख दूंगा टू न्यू RDD, या सिर्फ RDD भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना, 2,000। विदाउट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद वाले जो सम्स रहेंगे ना उसमें आपको फॉर्मूले के वे में सिखाता हूँ। फिलहाल अभी फर्स्ट 2 सम आपको विदाउट फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। तो RDD का 2 इफेक्ट क्या होता है? डेटर में से माइनस करना रहता है। डेटर में से क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि अपन को पैसा नहीं मिलने वाला, तो मेरा पैसा कम हो जाएगा इसलिए माइनस, और ये मेरे लिए लॉस है इसलिए पीएनएल के डेबिट में। अब उसी के नीचे देखो उसका थर्ड एडिशनल लिख के दे क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो डिस्काउंट ऑन डेटर का भी 2 इफेक्ट सेम वही होता है, मैंने लिख के दिया रहेगा, आपको चेकआउट कर लेना। तो डेटर में से माइनस पीएनएल के डेबिट। तो अब इसके ऊपर अपन को मेंटेन करना है कितना? 3%। तो आपको 78,500, मतलब इसमें से जो माइनस के जो आंसर है उसके ऊपर आपको निकालना। तो 78,500 के ऊपर 3%, तो 3/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया। तो 3 5 15, 1 कैरी हो, 3 8 24 प्लस 1 5, 2 गया। तो 3 21 23। तो 2355। तो लिखेंगे माइनस डिस्काउंट 2355। अब इसमें से अगर इसको मैं माइनस करूं तो माइनस करने का क्या आंसर आता है? 76,145। 76,145। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में क्योंकि लॉस है, तो लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर 2355। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो सर एकदम बेसिक सम है, बरोबर बेसिक सम है, बस आइडिया देने के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। लिखा था वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसेस ऑन 31 मार्च 2019 ₹1 लाख। ओके, तो 31 मार्च 2019 को लीज लीज होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख हो गया। ओके, तो देखो पहले कितना था? तो पहले था 1,10,000। अब इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो कितना वैल्यू कम हो गया? 10,000 उसका वैल्यू कम हो गया। तो जब किसी असेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब ये वाले एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बोला है, लेकिन डेप्रिसिएशन आपको सीधा सीधा नहीं लिख के दिए, इनडायरेक्ट लिख के दिए। तो आपको यहाँ पे अपना दिमाग लगा के आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जो 1 लाख लिख के थे ना वही 1 लाख इसमें से क्या कर देते, माइनस कर देते। तो वो गलती मत करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 31 मार्च 2019 को उसका वैल्यू इतना हो गया, 1 लाख हो गया। तो पहले कितना था? 1,10,000। तो कितना वैल्यू कम हो गया? 10,000 इसका वैल्यू कम हो गया, इसलिए इसमें से 10,000 माइनस करेंगे एज अ डेप्रिसिएशन। तो माइनस डेप्रिसिएशन 10,000। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1 लाख। और ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट किधर आता है? पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल के डेबिट में जाके मैं लिख दूंगा तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 10,000। हो गया। नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट क्या होता है, तो ऐड टू एक्सपेंस, जिस पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बोला रहेगा वहां पे आपको ऐड करना, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आपको ऐड करना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किधर है, इधर, प्लस आउटस्टैंडिंग 500, तो ऐड करेंगे तो 1700 आएगा। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट किधर आता है, लायबिलिटीज में, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, हो गया दो इफेक्ट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दो इफेक्ट मैंने आपको लिख के दिया, प्लीज चेकआउट कर लेना। हो गया, अब कुछ है क्या और कुछ नहीं। अब हिडन एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है, और ये हमको कराने का पर्पज यही है, हिडन एडजस्टमेंट और वो लीज होल्ड प्रीमाइसेस के लिए, बाकी तो वो आपके लिए बेसिक था ये क्वेश्चन। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिख के थे, 3 साल का लिख के थे ना। तो देखो, तो पहले क्या करने का, 4800 एडवर्टीजमेंट आपको 4800 फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का अपने पे किया, तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 3, इसमें से 1 गया तो 6, तो 1600 आता है 1 साल का। जब आप लोग इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 1 साल का बनता है कितना, 1600। लेकिन आपने जो खर्चा किया है ना, वो कब किया वो देखो, तो आपने खर्चा किया है 1 अक्टूबर को, 1/10/2018 का मतलब होता है 1 अक्टूबर। तो अभी आपको अक्टूबर से लेके मार्च तक काउंट करने का है, ईयर एंडिंग तक। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो टोटल 6 महीने का, मतलब एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए ही बिलोंग करेगा, 6 महीने का। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 6/12 करना पड़ेगा। तो 6 1 6, 6 2 12, एंड 2 8 16, तो ये आ जाएगा 800। तो इसका मतलब ये साल का एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना बनेगा, 800। तो आपको आउटर में 800 लिखना है, तो मैं आउटर में 800 लिखूंगा। तो बोलो इसमें से कितना माइनस करूंगा, तो 4800 में से 800 गया, तो 4000 माइनस करना पड़ेगा। तो आपने 4000 2 साल का एडवांस में देके रखा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड। तो प्रीपेड इसमें से माइनस करेंगे 4000। कैसे हो, देखो आपने जो कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने का जो आंसर आएगा, उस आंसर को आपको हमेशा 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 आउटर कॉलम में लिखने का है। फिर उसमें से उसको माइनस करने का जो आंसर आएगा, उसके लिए लिखने का माइनस प्रीपेड। कैसे प्रीपेड आया, क्योंकि आपने 3 साल का एडवांस में देके रखा है, तो कोई खर्चा अगर आप लोग कोई एडवांस में देके रखते तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए आपको उसमें से माइनस करने का, 4000 माइनस कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड पे किधर आएगा, असेट्स में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, तो सीधा 4000 आ जाएगा। बस हो गया, बाकी और कुछ नहीं। समझा आपको, जितने भी साल का लिख के दे रहेगा उतने साल से डिवाइड करो, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो कंसिडर होगा वो 1 साल का। फिर देखने का उसने खर्चा कब किया, तो उस दिन से लेके टिल ईयर एंड तक मंथ काउंट कर लेने का। फिर 1 साल में 12 महीने, तो इसलिए इनसे 6/12 किया, फिर डिवाइड करके जो आंसर है ये आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है, ये जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर को आपको आउटर में लिखने का, फिर उसमें से आउटर वाले को माइनस करने का, जो डिफरेंस आएगा यहाँ पे आएगा 4000, माइनस कर दे, सेकंड पे उधर दे। ठीक है, बस अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सबको हमने आउटर में लिया है कि नहीं लिया, हाँ लिया। तो बस, तो पहले टोटल कर लेते हैं। तो 3,24,000, जस्ट मिनट है, तो डायरेक्ट मैं कैलसी पे करता हूँ। इधर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3,56,000 होता है, तो ये साइड हैवी, तो 3,56,000 यहाँ पे लिखा। अब 3,56,000 में से डेबिट वाला माइनस करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अब डिफरेंस कितना आता है, तो आएगा 1,20,500, 1,20,500। तो ये हो जाएगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ग्रॉस प्रॉफिट इधर डेबिट में है तो उठ के इधर क्रेडिट में, P&L में है। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमेशा आपको टॉप पे लिखने का है, 1,20,500। अब हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट को क्लोज करेंगे।
चेक करेंगे कौन सा साइड हैवी है। तो आई थिंक इसमें क्रेडिट साइड ही ज़्यादा दिख रहा है। तो 1,20,500 यहाँ पे लिखा, 1,20,500 यहाँ पे लिखा। अब इसमें से डेबिट वाले को सबको प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितना आता है? तो डिफरेंस आता है 96,445। ये हो जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट, जो डेबिट में डिफरेंस आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर वही है क्या। हाँ, अब नेट प्रॉफिट जो डेबिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। अब इसका क्वेश्चन में तो रेशियो नहीं लिख के दे ना, तो रेशियो नहीं लिख के दे तो इक्वल हो जाएगा। तो 48,223 आ जाएगा, 48,223 आ जाएगा, बस हो गया। अब इसको क्लोज करते पार्टनर्स कैपिटल को। तो कौन सा साइड हैवी है वो देख लेते, चेकआउट कर लेते, टोटल मार लेते फटाफट। तो 75,000 प्लस 48,223, तो 1,23,223, 1,23,223। अब इसमें से 3,500 माइनस करूँगा, -3,500, तो आता है 1,19,723। अब इसको क्लोज करते हैं, मतलब इसमें भी इसका डेबिट क्रेडिट साइड ही हैवी है। तो 75,000 प्लस 48,223, 1,20,000। अच्छा, दोनों का तो सेम ही आएगा, ध्यान ही नहीं दिया। 1,23,223। अब 3,500 ना, इसमें से माइनस करेंगे 2,000, तो 1,21,223 आएगा। तो जब ओपन किया तो बीडी लिखा, जब क्लोज करेंगे तो टू बैलेंस सीडी। अब वो जो डिफरेंस है ये लायबिलिटीज में आके लिख दूंगा। तो पहले का कितना आया, 1,19,723, 723। और दूसरा क्या है, 1,21,223। बस, अब इसको क्लोज करेंगे। तो पहले मैं लायबिलिटीज को ऐड कर लेता हूँ। तो प्लस 1,19,723 प्लस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 68,000, 68,000 प्लस 3,500 प्लस 500, तो आता है 3,30,446। अब ये चेक कर लेते हैं, 76,145 प्लस 55,65,000 प्लस 1,45,000 प्लस 36,000 प्लस 8,300, सेम है। तो 1,30,446। एक मिनट, आंसर वही है क्या, चेक करें। 4,5 नहीं सर, 4,5 आ रहा है ना, इसमें से कुछ 3 माइनस किया। हाँ सॉरी, यहाँ पे वो 1 रुपये ज़्यादा हो गया, 4,5 आने चाहिए। ठीक है चलो, वो 1 रुपीज़ का शॉर्टेज हो रहा है। शॉर्ट कैसे हुआ देखो, 96,445, तो 96,222 आएगा एक, और एक 223 आएगा, तो वो 1 रुपये की वजह से डिफरेंस। बस, तो बाकी ऐसे ही करना है, बाकी वो उसके ऊपर ध्यान मत देना। ठीक है, ये वैल्यू चेंज कर लेना, फिर वो 1 रुपीज़ का मैंने
यहाँ पे ₹1 इसको दोनों को मतलब सेम इक्वल अमाउंट दे दिया, तो ₹1 वैल्यू यहाँ पे कम करना था। ₹1 यहाँ पे वैल्यू कम हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। तो ये कितना है लास्ट में? हाँ, ये 4, ये तो 5 आएगा सॉरी, और ये भी 5 आ जाएगा। ₹1 कम कर लेना यहाँ से, इसी में भी। ये हो जाएगा 2, इसको कर देता हूँ 2, ये भी हो जाएगा 2, बस, बाकी और कुछ नहीं। तो इस तरह हम लोग को फाइनल अकाउंट के सम को सॉल्व करना है। बस आपको यही पता होना चाहिए कि कौन-सा आइटम कहाँ पे जाता है और हर एडजस्टमेंट को 2 दफ़े कैसे दिया। बस अगर वो माइंड में सेट हो गया तो फाइनल अकाउंट आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।